हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लासेस हम कर रहे हैं एमएड फर्स्ट सेम की, क्योंकि आप लोगों की डेट शीट आने में ही है, आ जाएगी मे बी इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक आ जाए। तो आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि थर्ड सेम के जो एग्ज़ाम हैं वो तो हो गए हैं स्टार्ट। एक पेपर तो उनका हो भी गया है, तो अब आप लोगों का ही नंबर है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। नोट्स मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर दिए हैं फर्स्ट सेम के। जो लोग एमएड फर्स्ट सेम में हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएड कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इक्वली यूज़फुल है। क्या होता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट आगे पीछे कर दिया गया है। जैसे कि एक बच्चा और है दूसरी यूनिवर्सिटी का, विवेक, पता नहीं क्या कौन सी यूनिवर्सिटी है उसकी, बीबीपीएस करके कुछ है। तो उनके में दो सब्जेक्ट तो मैच हो रहे हैं, बाकी जो दो तीन सब्जेक्ट हैं वो हमारे में जो थर्ड सेम में है वो उनमें फर्स्ट सेम में दे दिए। तो इस तरीके से सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाते हैं। अभी किसी की, एक लड़की की कल मैसेज आ रहा था, वो महात्मा गांधी कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग कर रही थी। उनके 3 पेपर तो मैच हो रहे हैं, हमसे 2 नहीं हो पा रहे हैं। एक तो उनका एजुकेशनल स्टडी है और दूसरा रिसर्च है। तो ये हमारे में आगे चल के हैं, सेकंड सेम में और थर्ड सेम में है। रिसर्च का जो है ये थर्ड सेम के अंदर है। तो किसी किसी में आगे पीछे हैं। तो आप लोग भी नोट्स ले सकते हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। क्लासेस आ रही हैं डेली, अब आगे आगे मैराथन्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशन हमारा टॉपिक रहेगा आज का, परंपरा है ना। परंपरा, प्रतिष्ठा, ये आपने वर्ड सुना ही होगा अपने घर परिवार में। ये बिल्कुल बेसिक वर्ड है जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते भी हैं, अपने घर वालों से सुनते हैं, अपने मम्मी पापा, अपनी दादी से, अपने बाबा से। तो परंपरा की बात सभी करते हैं। ठीक है, परंपरा क्या होती है? ये मतलब जो हमारा विश्वास होता है, एक तरीके से रूढ़िवादी भी हम इसे बोल सकते हैं। ये जो भी रीति रिवाज पीछे से चलते आ रहे हैं उन्हें हम परंपरा में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशन क्या होता है? ट्रेडिशन रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस, बिलीफ, कस्टम्स एंड वैल्यूज, यानी जो भी मूल्य हमें अपनी दादी से, बाबा से, या हमारे पापा को उनके दादी से, बाबा से मिले हैं, या जो रीति रिवाज पीछे से चले हुए हैं, जो रूढ़िवादिता या विश्वास जो पीछे से चला आ रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो पीछे से चीजें चली आ रही हैं उसे हम परंपरा का नाम देते हैं। ठीक है, तो परंपरा क्या होती है? जो हमारे बिलीफ्स, जो हमारे विश्वास होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद इन अ कल्चर और सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी के रूप में, एक समाज के रूप में, एक संस्कृति के रूप में वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे कि हमने दूसरों की इज्जत करना सीखा, अपने माँ बाप की इज्जत हम करते हैं, बुजुर्गों की इज्जत हम करते हैं। तो ये जो इज्जत है, जो रेस्पेक्ट है, ये हमने कहाँ से सीखा है? ये हमें हमारे माँ बाप ने, दादी बाबा ने सिखाया है। हमारे माँ बाप को किसने सिखाया? उनके बुजुर्गों ने सिखाया है, और हम आगे नई जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब क्या होती है? परंपरा होती है। ठीक है, They encompasses various aspects of life including religion, art, rituals, moral teaching and social norms। यानी इसके अंदर बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं, या बहुत सारे डिसिप्लिन इसके अंदर आ जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत करना है। इसके अंदर धर्म भी आ जाता है, इसके अंदर आर्ट भी आ जाता है, रिचुअल्स, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं। अब जैसे कि शादी का जो प्रोग्राम है, अब हमारे यहाँ पे क्या रिचुअल्स हो रहा है कि यूपी के साइड कुछ और रिचुअल होते हैं, हरियाणा साइड कुछ और होते हैं, बिहार साइड कुछ और होते हैं। तो ये रिचुअल्स हैं, ये भी क्या है? पीछे से चलते आ रहे हैं, यानी बाबा जी के टाइम से, फिर वो अपने टाइम पे, उनके टाइम पे चलता आ रहा होगा पीछे से। तो ये सारी चीजें चलती आ रही हैं जो हमें विरासत में मिली हुई है, एक तरीके से जो मोरल टीचिंग्स है और जो समाज के बनाए हुए नियम है, मानदंड है। ठीक है, ट्रेडिशन सर्व एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी, यानी परंपरा से क्या मतलब है कि जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसे बचा के रखना और उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना। अब जो आने वाले बच्चे हैं, अगर उनके सामने हम कोई भी रीति रिवाज है या कोई भी चीज है उसे हम ना करें, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि घर में ये सारी चीजें भी होती हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए करवा चौथ है। करवा चौथ जो है पहले के टाइम से चला आ रहा है कि करवा चौथ का अगर व्रत रखते हैं स्त्रियां तो उनके पति की लंबी उम्र होती है। तो ये सारी क्या है? ये पीछे से चलते आ रहे हैं, पीछे से विश्वास चलता आ रहा है, तो इसी विश्वास को आगे फॉलो किया जा रहा है। अब लेडीज व्रत रखती हैं तो उनके बच्चे देखते हैं, फिर जब बच्चे बड़े होंगे तो वो इस चीज को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी संस्कृति की जो आइडेंटिटी है उन्हें हमने प्रिजर्व किया हुआ है, और प्रिजर्व करके हम क्या कर रहे हैं? अगली पीढ़ी में पहुंचा रहे हैं, है ना।
फोस्टिंग कम्युनिटी कोहेजन, कम्युनिटी यानी समाज में या समुदाय में एक बॉन्ड बना के रखना और उस बॉन्ड को बढ़ावा देना। एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, यानी एक ये हमारा बदलता हुआ जो संसार है इसमें सारी चीजों को अप्लाई करना और आगे ट्रांसफर करना। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्टैटिक चीज तो नहीं है भाई, परंपरा स्टैटिक तो है नहीं। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है चीजें बदल भी रही हैं, जैसे मानसिकता बदलती है चीजें बदलती हैं। अब जैसे कि भाई जो पर्दा था, पर्दा प्रथा थी, वो हमारे ही परंपरा में आती है। पहले के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो हमारी दादी लोग जो थी, जिनकी दादी अभी भी हैं, वो अभी भी पर्दा करती हैं, या उनसे पहले की जो लेडीज थी वो भी परंपरा के अंदर आते हैं कि पर्दा करते हैं। लेकिन वो सारी चीज क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले की स्त्रियां क्या थी, बाल उनके दिखते नहीं थे, बाल खोलती नहीं थी, लेकिन आजकल की स्त्रियां जो हैं उनके बाल भी दिखते हैं, मतलब सिर बाल खुले भी रहते हैं और बाल कटवाए भी जाते हैं। पहले के टाइम पे नहीं कटवाए जाते थे। तो कुछ परंपराएं जो हैं वो बदल भी रही हैं समय के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है इस तरीके से चीजें भी चेंज होती जा रही हैं। तो अडेप्टिंग टू सोसाइटल चेंजेस व्हाइल रिटेनिंग देयर कोर एलिमेंट्स, they reflect collective knowledge and wisdom, often integrating spiritual, practical and ethical dimension which shape individual world views and behavior। यानी देखो चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का मानदंड है। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, स्थिर नहीं होनी चाहिए ना चीजें। तो परंपराएं स्थिर नहीं होती, समय के साथ भी क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल यानी एडेप्ट हो जाती हैं। कोई चीज है, अब हम समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे, अब समाज बदल रहा है तो हम भी उस समाज का ही हिस्सा है, तो चीजों को अनुकूल बनाया जाता है, एडेप्टेबल बनाया जाता है। फिर भी अपने मुख्य तत्वों को बनाए रखते हैं, यानी कुछ चीजें अभी भी चल रही हैं और आगे इनमें से कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ तब भी चलेंगी। वो चलेंगी कैसे कि हम आगे अगली पीढ़ी को सिखाएंगे। ये सामूहिक ज्ञान और विवेक को दर्शाती है, जो अक्सर आध्यात्मिक, व्यवहारिक और नैतिक आयामों को समाहित करती है और व्यक्तियों के विश्व दृष्टिकोण को और व्यवहार को आकार देती है। ठीक है, अब परंपराओं का शैक्षिक प्रभाव क्या है, यानी एजुकेशनल इफेक्ट जो है वो क्या है। तो परंपराओं के शिक्षा के उद्देश्य, सामग्री और शिक्षण विधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है कि किस तरीके से स्कूल के अंदर चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या सामग्री है और क्या उद्देश्य है शिक्षा का, परंपरा से जोड़ के। तो ये इस बात को प्रभावित करती है कि ज्ञान को कैसे देखा और हस्तांतरित किया जाता है, कैसे हम ज्ञान को देखते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं, शैक्षिक प्रणालियों में कौन से मूल्य समाहित किए जाते हैं और शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए कौन से दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो एजुकेशन का एम क्या है, अगर ट्रेडिशन को ध्यान में रखा जाए तो इसके शैक्षिक उद्देश्य क्या होंगे। तो भाई शैक्षिक उद्देश्य यही होंगे कि सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, यानी जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसे बचाना, उसका संरक्षण करना। तो शिक्षा का उद्देश्य ये क्या होगा कि पारंपरिक ज्ञान और मूल्य को संरक्षित करना। उसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि भाई बच्चों को ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब जैसे कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है होली किस लिए मनाई जाती है, होली का ऐसे, जब होली आती है तो स्कूल के अंदर भी होली सेलिब्रेट होती है, दिवाली आती है तो स्कूल के अंदर भी दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, रक्षाबंधन है स्कूल के अंदर भी सेलिब्रेट हो रही है, और बच्चों को करवा चौथ का भी पता होता है, अहोई अष्टमी आती है उसका भी पता होता है, जन्माष्टमी आती है तो राधा कृष्ण बनाए जाते हैं उसका भी पता होता है। तो ये हमारी संस्कृति का क्या है, संरक्षण है। और ये किसके द्वारा संरक्षण हो रहा है, कैसे बच रही है, एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो शिक्षा का ये उद्देश्य है कि भाई हमारी संस्कृति को बचाया जा सके। नैतिक और चारित्रिक विकास, देखो ये तो एक तरीके से बिल्कुल मेन पॉइंट है। कहीं भी आप किसी के भी एम ऑफ एजुकेशन देख लें, अगर आप किसी के भी ना देखें, किसी को भी ध्यान में ना रखें और खुद से ही सोचें कि भाई शिक्षा से क्या होता है, तो हमारे चरित्र का विकास होता है और हमारा नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास यानी हमें दूसरों का सम्मान करना है, सहानुभूति होनी चाहिए, अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसे मदद देनी चाहिए, जिम्मेदारी हमारे अंदर आनी चाहिए और समाज में एकता बना के हमें रखनी चाहिए और अपना चरित्र हमें अच्छा रखना चाहिए। तो ये क्या है, नैतिक और चारित्रिक विकास तो शिक्षा हमारा करती ही है। तो परंपरा अक्सर सम्मान, सहानुभूति, ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे गुणों पर जोर देती है। शिक्षा इन मूल्यों का उपयोग छात्रों के नैतिक चरित्र के विकास के लिए कर सकती है। ठीक है, दूसरा एजुकेशन का क्या एम है, अगर परंपरा को ध्यान में रखा जाए, ट्रेडिशन को ध्यान में रखा जाए, तो आलोचनात्मक अनुकूलन और आधुनिकरण, यानी आलोचनात्मक क्या है कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीख सके, परंपरा का सम्मान करते हुए, यानी भाई अपने ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखे और शिक्षक को पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूलित करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिससे नवाचार और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिले। यानी सारी चीजें डेवलप होनी चाहिए, लेकिन
अपनी जो परंपरा है, अपनी जो कल्चर है, वो भी क्या है, एडजस्ट होता रहे, एडेप्ट करते रहे हम। ठीक है। सामुदायिक और जिम्मेदारी सामुदायिक और सामाजिक जिम्मेदारी, यानी एजुकेशन का ये भी एक एम है कि समाज में, एक समाज के वेलबींग में हम कम करें, यानी समाज में एक तरीके से जुड़ाव से रहें, एक बॉन्ड बना के रहें, एक अच्छा कोहेजन बना के रहें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये सारी चीजें कैसे डेवलप होंगी, शिक्षा के द्वारा। तो परंपराएं क्या है, सामूहिक कल्याण पे, यानी सबके हित में काम करती है कि भाई ऐसा नहीं अपना अपना हो, बस अपना भला हो, सबका भला होना चाहिए, यानी पूरे समाज का, पूरे सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। शिक्षा सामूहिक जुड़ाव, सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक सामंजस्य के महत्व को बढ़ावा दे सकती है। शिक्षा की सामग्री, अब सामग्री देखते हैं, सामग्री क्या है। देखो इसकी पूरी की पूरी जो पूरा ये टॉपिक है, इसकी हिंदी मैंने नीचे कर दी थी, तो आप जो हिंदी वाले हैं वो नीचे पढ़ लेना, इंग्लिश वाले ऊपर पढ़ लेना। ठीक है। एजुकेशनल एम हमने पढ़ लिए कि अपनी आइडेंटिटी को बचाना, कल्चरल आइडेंटिटी को, मोरल और इथिकल डेवलपमेंट होना, क्रिटिकल एडेप्टेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देखो जैसे कि आज के टाइम में चीज़ों को एडेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से क्रिटिकल हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, तब भी चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। कम्युनिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब है कंटेंट ऑफ एजुकेशन, क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी इंक्लूड कंटेंट सच एज लोकल हिस्ट्री, folklore, crafts, traditional ecological practices and indigenous sciences, example traditional medicine और sustainable farming, यानी ये भी हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। पारंपरिक ज्ञान का समावेश, यानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हमें क्या करना है, उसका समावेशन करना है। जैसे कि स्थानीय इतिहास हमें बच्चों को पढ़ाना है, लोक कथाएं उन्हें बतानी है, हस्तकला, पारंपरिक पारिस्थितिक प्रथाएं, वही जो मैं अभी बता रही थी कि पीछे के टाइम से जो प्रथाएं चलती आ रही हैं। अब जैसे कि शादी है, शादी में अगर फेरे ना हो तो शादी थोड़ी ना होगी। वैसे तो अगर मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो एक्चुअल में शादी क्या होती है कि भाई कोर्ट में जो रजिस्टर्ड मैरिज है, एक्चुअल में तो वो मैरिज है। लेकिन अगर हम समाज को और परंपरा को ध्यान में रखें, अपने ट्रेडिशन को ध्यान में रखें, तो 7 फेरे इसके अंदर लिए जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, ये हमारी परंपराएं हैं। पारंपरिक विज्ञान बच्चों को सिखाया जाए, जैसे कि पारंपरिक चिकित्सा या सतत कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाए। तो इस तरीके की सामग्री को हम शामिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक प्रथाओं की खोज, छात्रों को उन अनुष्ठानों, त्योहारों और कला रूपों के बारे में सिखाएं जो पारंपरिक दृष्टिकोण और मूल्य को दर्शाती हैं। वही जो मैं अभी पीछे से आपको बताती ला रही हूँ कि होली आ रही है तो होली स्कूल के अंदर सेलिब्रेट हो रही है, दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, रक्षाबंधन हो रही है, भैया दूज हो रहे हैं और जन्माष्टमी हो रही है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं। जैसे कि वो आते हैं, क्या बोलते हैं, नवरात्रे आते हैं। तो नवरात्रे स्कूल में इस तरीके से कोई प्रोग्राम होना चाहिए जिससे नवरात्रों की भी, देवियों की नॉलेज बच्चों को हो, भगवान की ये सारी चीजें, सारी जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी त्योहार हैं, जितने भी कला हैं, वो सारी बच्चों को पता होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा बच्चों को देनी है। मूल्य शिक्षा यानी दूसरों की हमें रेस्पेक्ट कैसे करनी है, धैर्य कैसे रखना है, सामुदायिक सेवा कैसे करनी है, तो ये सारे मूल्यों का विकास हो सके। विविधता और समावेशिता यानी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। देखो हर कोई एक जैसा तो होता नहीं। अब किसी एरिया में हम रह रहे हैं, कहीं भी हम रह रहे हैं, तो वहाँ एक जैसे लोग नहीं रहते, वहाँ क्या है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो उन्हें भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो बहुसांस्कृतिक समाज क्या होता है, जहाँ हर तरीके के इंसान रहते हैं, हर कैटेगरी के रहेंगे, अमीर भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे, हर जाति का रहेगा, हर धर्म का भी रह सकता है। तो विभिन्न परंपराओं के बारे में पढ़ाने में आपसी सम्मान और समझ बढ़ती है। तो हमें ये चीज भी एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। विधियां कौन सी होंगी, अगर हम परंपरा या ट्रेडिशन को ध्यान में रखें तो पहले के टाइम से अगर देखा जाए तो कहानी सुनाना, हमारी मम्मी, हमारी दादी हमें कहानी सुनाती थी। तो ये जो कहानी सुनाने वाली प्रथा है, ये पहले से ही चलती आ रही है और ये मेथड भी है पढ़ाने का। तो कहानी सुनाएं और मौखिक कथाएं सुनाएं। तो अगर ये सुनाते रहेंगे तो ये ट्रेडिशन का एक पार्ट है और ये आगे ट्रांसफर होता रहेगा और इसका संरक्षण भी, यानी ये बचता रहेगा, ये चीजें बच जाएंगी। सारी चीज फोन से या सोशल मीडिया से ही ना कनेक्ट करें कि बस ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया है। जो पहली सारी तरीके हैं पढ़ाने के, उन्हें हम भूल ही जाएं।
अनुभवात्मक शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चों की भागीदारी कराएं, बच्चे अपने हाथों से करके सीखें, चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करें। मार्गदर्शन और शिक्षुता यानी उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दें, अच्छी उन्हें गाइडेंस दें। सहयोगात्मक और सामुदायिक आधारित शिक्षा होनी चाहिए यानी कोऑपरेटिव शिक्षा होनी चाहिए, कोऑपरेटिव एजुकेशन होनी चाहिए, टीम टीचिंग होनी चाहिए यानी सारे मिलजुल के साथ में पढ़ें। जो जैसे कि एक्टिविटी होती है स्कूल के अंदर, तो एक्टिविटी में सभी को इन्वॉल्व करें, ग्रुप बनाएं, ग्रुप क्रिएट करें। क्या है? ग्रुप क्रिएट करें। तो सामूहिक गतिविधियों पर जोर देती है और यह समूह परियोजनाओं और सामुदायिक सेवा जैसे सहयोगात्मक शिक्षण विधियों को प्रेरित कर सकती है। आधुनिक विधियों के साथ एकीकरण करें। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे पुराने ही तरीके अपनाएं, पुराने तरीके से तो फिर बच्चे नए को सीख ही नहीं पाएंगे, नए तरीके भी होने चाहिए। और ये पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, पुराने पहले के टाइम के जो तरीके हैं वो भी रखें, साथ दोनों का क्या है एक तरीके से बैलेंस बना के रखें। ठीक है, आप देखो एक बात बताओ, पहले के टाइम पे स्कूल में बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ाया जाता था, तो बच्चे क्या है सम्मान करना सीखते थे। आज के टाइम पे पिटाई बंद हो गई है, किसी की पिटाई नहीं होती, वो पिटाई नहीं होती तो बच्चे डरते नहीं है, डर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसकी नेगेटिव बातें भी और पॉजिटिव भी हैं कि भाई अगर नेगेटिव है तो बच्चा क्या है एग्रेशन के अंदर चला जाता है, टीचर पे हाथ उठा देते हैं, कोई भी गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो इसलिए पिटाई स्कूलों में बंद हो गई। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि अगर बच्चे के अंदर डर ही नहीं रहेगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा? नहीं करते बच्चे बिना डर के पढ़ाई। अगर वो कूल ही बन के रहेंगे स्कूल में भी, घर में भी, सब जगह, तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई हमेशा डर में और प्रेशर में ही की जाती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये सब ट्रेडिशनल चीजें हैं जो पहले से चलती आ रही हैं। ऐसे ही नहीं, कोई नहीं चाहता बच्चों को पीटना, लेकिन मजबूरन पीटना पड़ता है, वो बच्चे काम नहीं करते बिना पिटाई के। चुनौती और अवसर। अब चुनौतियां क्या क्या आती हैं कि आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता, यानी कुछ पारंपरिक प्रथाएं पुरानी लग सकती हैं, भाई बहुत बार होती भी हैं पुरानी, जैसे कि स्कूलों में स्कर्ट हटवा के सूट लगवा देना, तो ये एक तरीके से पुरानी चीजों को संदर्भित करता है। अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। तो कुछ परंपराएं पुरानी लग सकती हैं। अब जैसे कि 2 चोटी बना के जाना, स्कूल का ये रूल है कि 2 चोटी बना के जाना, तो वो भी एक तरीके से गलत हो सकता है ना। तो कुछ पुरानी हैं जो चुनौतियों का जिन्हें सामना करना पड़ सकता है। आधुनिक मूल्य जैसे लैंगिक समानता, यानी लड़के लड़कियों को एक बराबर रखना, तो यहाँ भी बहुत सारे क्या अपवाद हो सकते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, अगर उसमें देखा जाए तो अगर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो पुरानी चीजें यहाँ नहीं चलती, है ना। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अगर हम टोटल मॉडर्नाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन को देखें तो वहां पे जो है जो पारंपरिक ज्ञान है वो पीछे रह जाता है ना, उस पर प्रभाव पड़ जाता है। रूढ़ीकरण और सरलीकरण। अब रूढ़िवादिता जो है, जो कि भाई लड़कियां घर संभालेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां झाड़ू पोछा करेंगी, लड़के बाहर काम करेंगे, तो ये रूढ़ीकरण है, रूढ़िवादिता, यानी सोच पहले के टाइम से बनी हुई है। तो ये कठोर सोच क्या है, इसमें थोड़ा सा एक तरीके से क्लैश हो सकता है बीच में। अवसर क्या है, फायदे क्या है इसके? भाई अगर हम ट्रेडिशन को एजुकेशन के साथ लिंक करें तो हमारी संस्कृति आगे जाएगी, उसका पुनरुत्थान होगा, यानी वो आगे बढ़ेगी, पुनर्जीवित हो जाएगी और एक तरीके से बनी रहेगी। ठीक है, खत्म नहीं होगी कि भाई सब कुछ भूल गए हैं, सब सारी परंपराएं ही भूल गए हैं, बिल्कुल फॉरेन कंट्री वाला काम हो गया है। सततता और फॉरेन कंट्री वालों को हमारे यहाँ का कल्चर अच्छा लगता है और हमारे यहाँ की जो यूथ है वो फॉरेन को अपना रही है, सारी चीजें छोड़ के। अब न्यू ईयर की चीजें अगर देखी जाएं, इस न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर बिक्री हुई है तो शराब की हुई है, अल्कोहल सबसे ज्यादा बिकी है। तो ये क्या है, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, ये क्या है वेस्टर्न कल्चर है। तो ये वेस्टर्न कल्चर यूथ को खत्म कर देगा, है ना। बहुत सारी चीजें, मीट इतना बिका है बहुत ही ज्यादा, मतलब एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बाहर निकल के आई कि न्यू ईयर पे क्या है ज्यादातर शराब और ये क्या बोलते हैं नॉन वेज बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये क्या है वेस्टर्न कल्चर है। यहाँ इतना ज्यादा ये नहीं होता था लेकिन आजकल हो रहा है, तो ये भी चीजें गलत हैं। तो अगर ट्रेडिशन को हम जोड़े रखें एजुकेशन के साथ तो हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, सततता और पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यावरण भी बचेगा, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार शिक्षण दृष्टिकोण यानी नया दृष्टिकोण भी ऐड होगा कि भाई मॉडर्न को भी चला लेके चलें और ट्रेडिशनल को भी, दोनों को मिक्स करके चलें।
ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद को देख लेते हैं, थोड़ा सा देखना नहीं है, पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद को देख के क्या करना है भाई। तो स्वामी विवेकानंद जो है एक इंडियन फिलोसोफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ज़्यादा ये नहीं जिए। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ एजुकेशन, यानी इन्होंने शिक्षा की पूरी वकालत किया, यानी पूरी तरीके से शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया है। इनका मानना है कि भाई अगर कोई आदमी पढ़ लेता है, कोई भी इंसान, तो वो समाज में परिवर्तन ला सकता है और समाज के साथ साथ अपने अंदर भी परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी इनका मानना था कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। क्या है? एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, इनका मानना था। लेकिन आज के टाइम में इतना भी ये एप्लीकेबल नहीं है कि हर एजुकेटेड जो लोग हैं, एजुकेटेड ही ज़्यादा परेशान मिलेंगे, है ना। तो एजुकेशन, इनका मानना था कि एजुकेशन जो है समाज को बदल सकता है और इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन देखो एक बात है, मतलब मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, एजुकेशन सबको पूरी लेनी चाहिए। अच्छी एजुकेशन मतलब कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन को एकमात्र नहीं समझना चाहिए कि इसी के माध्यम से हम कुछ करेंगे। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी अपना खुद का काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस फील्ड में आप पढ़े हैं सिर्फ उसी फील्ड को आप अपनाएं। आप अदर फील्ड में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ क्या चीज़ें आपको बेनिफिट करें, है ना। लेकिन एजुकेशन से क्या है, आपका मेंटल डेवलपमेंट जरूर होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर की, स्वामी विवेकानंद की बात ये बिल्कुल सही थी कि इंडिविजुअल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एजुकेशन के द्वारा ही होता है। ठीक है। विवेकानंद वांटेड टू यूज एजुकेशन टू प्रिपेयर अ मैन फॉर बोथ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल लाइफ, यानी ये चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा किसी भी इंसान को सांसारिक तरीके से, यानी वर्ल्डली, अपने भाई मेटीरियल वर्ल्ड में वो रह सके और स्पिरिचुअलिटी भी वो यूज कर सके, यानी भगवान में भी ध्यान रख सके और वर्ल्ड में भी अपना रोल निभा सके, मेटीरियल वर्ल्ड में। इनका मानना था कि वी बिकम प्रोस्पेरस एंड हैप्पी मेटीरियली, जन कर्म भक्ति एंड योग आर ऑल थिंग्स ऑफ फैंसी। यानी इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि जब हम भौतिक रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो जाते तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग सभी कल्पना की चीजें हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि खाली पूजा करते रहो तो भगवान ऊपर से तो देने नहीं आएगा कि ले बेटा रोटी खा ले। तो हमें सारी चीजों का सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। तो हमें क्या है, हमें ज्ञान भी करना है, ज्ञान भी लेना है, अपने कर्म भी करने हैं, भक्ति भी करनी है, योग भी करने हैं और पढ़ाई भी करनी है और अपनी जॉब भी करनी है, जिससे कि हम अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या चला सकें। ठीक है। इन्होंने कहा है कि सांसारिक दृष्टि से हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का भी निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो सके। देखो ये बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने, लेकिन ये एप्लीकेबल बहुत कम होती है। एजुकेशन में हमें सिर्फ यही सारी, ये 4 किताबें पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और यही चलते रहते हैं। फिर 11th 12th में साइंस पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ, या फिर कॉमर्स। लेकिन वो हमें चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो हमें एक्चुअल में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी में हम जाते हैं तो वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो स्कूल टाइम का कुछ मैच ही नहीं करता। कॉलेज टाइम में हम कहीं जा रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ के आए हैं 12th तक, वो हमें कोई बेनिफिट नहीं देती हैं। सिर्फ एक सरकारी नौकरी में तो बेनिफिट होता भी है थोड़ा बहुत कि भाई हाँ पढ़ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो वो आगे पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। तो ये चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति, मन भी स्ट्रांग हो और बुद्धि, इंटेलिजेंट भी हो बच्चा, उसके बौद्धिक विकास यानी सोच समझ का विकास हो सके और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, यानी भाई जॉब लग सके, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा को मानव निर्माण शिक्षा कहा है। ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है, ऐसे इंडिविजुअल की जरूरत है जो मेटीरियल व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए कि इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उनकी मसल्स जो हैं लोहे के समान हो और उनके जो टिश्यूज हैं वो स्टील के समान हो। ठीक है। तो मतलब इन्हें जिम वाली बॉडी चाहिए, है ना। तो इन्हें क्या है, जिम वाली बॉडी चाहिए विवेकानंद को। सेकेंड है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी मानसिक और बौद्धिक विकास बच्चे का होना चाहिए। यानी इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बच्चे का मानसिक विकास और उसका बौद्धिक विकास हो।
तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बौद्धिक विकास, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता, सोच समझ अच्छा नहीं है, आज के टाइम में भी नहीं है लोगों का। तो यही मैं बात पीछे कह रही थी कि एजुकेशन से आपका बौद्धिक विकास होता है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, गलत और सही का डिसीजन ले सकते हैं और गलत और सही को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। ठीक है, तो इसीलिए ये जोर देते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास भी होना चाहिए और उसका बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम था कि समाज सेवा की भावना का विकास भी होना चाहिए, कि समाज का भला भी कर सके बच्चा। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक और चरित्र का विकास होना चाहिए। कि विवेकानंद का मानना था कि शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से विकसित और आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए मनुष्य का उच्च चरित्र होना चाहिए। ठीक है, तो उसके चरित्र का विकास भी। वोकेशनल डेवलपमेंट, कि भाई जॉब भी तो कर सके। तो ये क्या लिखा है विवेकानंद ने? पिछड़ेपन मतलब अपने बैकयार्ड में, यानी पिछले टाइम में। देखो ये गूगल ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेशन है, ये कुछ भी कर देता है। इन्होंने कहा है कि अपने पिछड़ेपन में, यानी बैकयार्ड में जो जीवन इन्होंने व्यतीत किया है अपने टाइम पे, इन्होंने बहुत गरीबी देखी है, लोगों को इतना गरीब देखा है कि उन्हें खाने की, कपड़े पहनने और रहने की जगह के लिए भीख मांगते हुए और उनके शरीर की जो हड्डियां हैं उन्हें बाहर निकलते देखा है। इसलिए इन्होंने घोषणा की कि मात्र आध्यात्मिक सिद्धांत से हमारा जीवन नहीं चल सकता। वही मैं बात कह रही हूँ कि खाली पूजा पाठ से काम नहीं चल सकता, हमें काम भी करना पड़ेगा, हमें पढ़ना भी पड़ेगा, हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब देखो, जब पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा तो ये लगता है कि ये पढ़ाई कहाँ काम आ रही है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तभी कौन सा फायदा होता है ना। तो पढ़ के जो काम कर रहे हो, अगर पढ़ाई से कोई फायदा नहीं हो रहा तो कुछ और कर लीजिए, लेकिन बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं है। एक बेसिक एजुकेशन, बेसिक डिग्रीज तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो इन्होंने कहा है अपने बैकयार्ड में, इन्होंने देखा, देखो गूगल ट्रांसलेशन है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। इन्होंने अपना जो जीवन है, मतलब अपना जो पूरा जीवन है, उसमें इन्होंने देखा कि भाई बहुत लोग बहुत गरीबी सहन कर रहे हैं, ना उन्हें खाने को रोटी है, ना कपड़ा है, ना रहने की जगह है, हड्डियां उनकी बाहर निकली हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि खाली पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, हमें हर क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने उत्पादन, उद्योग और अन्य व्यवसायों में पुरुषों की प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। ठीक है भाई, पुरुषों को क्यों, लेडीज को भी कर देते भाई इंक्लूड। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी राष्ट्रीय एकता और सार्वभौमिक भाईचारे का विकास हो सके, कि समाज के हित में काम कर सकें। रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी धार्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव, सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, उसके अंदर लैंग्वेज होनी चाहिए, हिस्ट्री, साइंस, मैथ और आर्ट होना चाहिए। इनका मानना था कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को ध्यान में रखे। किसे? बच्चे को ध्यान में रखे, बच्चे की नीड को ध्यान में रखे कि बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। और इनका ये भी मानना था कि एजुकेशन बच्चे के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इस तरीके की स्किल्स हमने बच्चे की डेवलप करनी है, ऐसा ज्ञान हमें उसे देना है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। जो भी फील्ड वो चुने वहां उसे वो एजुकेशन काम आनी चाहिए। यही चीज हम कह रहे हैं कि साइन थीटा कोस थीटा कहीं काम नहीं आ रहा है। जो भी फील्ड आप चुन रहे हैं उसमें वो एजुकेशन काम आनी चाहिए जो हम स्कूल टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक है, मेथड क्या आते हैं इनके अकॉर्डिंग पढ़ाने के मतलब पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? इमिटेशन मेथड होने चाहिए। ठीक है, लेक्चर मेथड होना चाहिए, रीजनिंग और डिस्कशन मेथड पे इन्होंने बात की। गाइडेंस और काउंसलिंग होनी चाहिए, हर बच्चे का परामर्श होना चाहिए, देखें कि बच्चे को कहाँ जरूरत है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ गाइडेंस की जरूरत है। अब 10th करने के बाद बच्चे को इतनी गाइडेंस की जरूरत होती है लेकिन कोई नहीं देता। अच्छा मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, अच्छा मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, मेरी फ्रेंड आर्ट ले रही है तो मैं भी आर्ट ले लेती हूँ, या घर के बोल रहे हैं। किसी को ये पता ही नहीं होता कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है, तो गाइडेंस की जरूरत बहुत होती है ना। डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड और योगा मेथड, ये सारे मेथड्स पे इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, गांधी जी के थॉट भी पढ़ लें क्या? क्लास तो काफी लंबी हो गई है वैसे, चलो इतना ही रखते हैं। कल मैं सारे जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, स्कूल्स नहीं, जितने भी थॉट्स हैं ये
कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशनल थॉट के, जैसे कि जे कृष्णमूर्ति, टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी, राधा कृष्णन। विवेकानंद हमने पढ़ लिया है, बाकी सारे कल कंप्लीट, मैं पूरी यूनिट 3rd करा दूंगी। फिर 4th यूनिट पे हम आ जाएंगे। 4th यूनिट में एक क्लास के अंदर तो पूरे वेस्टर्न स्कूल कर लेंगे और एक क्लास के अंदर कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, यानी जितने भी ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं वो सारे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन फिलोसोफर कौन से हैं, ये गांधी जी हैं, विवेकानंद हैं, टैगोर हैं, कृष्णमूर्ति हैं और राधा कृष्णन हैं। और वेस्टर्न फिलोसोफर कौन से हैं, प्लेटो है, रूसियो है, जॉन डुई है, फ्रोइबल है, बर्ट्रैंड रूजल हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लेना। सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। देखेंगे तो तभी जो लोग ले लेंगे, है ना। थोड़े से पेड हैं, थोड़े से, इतना छोटा अमाउंट रखा है मैंने, 350 रुपीज़ में क्या आता है भाई, है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट दे रही हूँ और वो भी इतने कंसाइज फॉर्म में, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, शेयर कर देना।